हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे उसका अगला पार्ट मैं लेकर के आ गया हूं, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। इसमें टोटल जो है वो 71 क्वेश्चन है। इसका मैंने पहला पार्ट जो है वो कल करवा दिया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके उसको देख लीजिएगा। आज ये जो है वो हिस्ट्री का 11 जो है वो वीडियो रहेगा, 11वां वीडियो है। इससे पहले वाला अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। इसके पैरेलल मैं जो है वो ज्योग्राफी का भी सीरीज चला रहा हूँ ल्यूसेंट का, जो कि चैप्टर वाइज ही है। आप जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्य वंश के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में जो है वो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कौरव वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ जो है वो कनिष्क को हराया था, जो कि एक चीनी जनरल था। क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो है वो जारी करवाए थे। यहाँ पर जो है वो कथन और कारण के बारे में बतलाना है। कथन कह रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण कह रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें जो कारण कथन जो है वो तो सही है कि वो फारस की खाड़ी से और लाल सागर से व्यापार करते थे, लेकिन कारण जो है वो गलत है कि उनका जो है वो नौसेना उच्च कोटि का था। यह जो है वो गलत है, सिर्फ वहाँ पर कथन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या भारतीय ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। गांधार शैली जो है वो भारत और ग्रीक दोनों का मिश्रण से जो है वो गांधार शैली का जन्म हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पर्व में किया? तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म में महायान शाखा के अनुयायी थे। उन्होंने जो है वो मध्य एशिया में इसको फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क में जो है वो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, जो कि पहली शताब्दी में माना जाता है। वो कनिष्क के कुंडल ग्राम में किया गया था बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन जो है वो पतंजलि थे, जो कि योग के लिए योग का जो पतंजलि बुक है वो जो है उन्होंने पतंजलि बुक भी लिखा है और वो योग के लिए योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? तो जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे सेंट थॉमस वो भारत गोंदोफिनर्स के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 48 है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो जारी किए थे? तो पहला जो कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जो है जारी किया था वो कड़फिसस सेकेंड था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने
छत्र प्रणाली का प्रयोग किया तो शकों ने छत्र प्रणाली को अपनाया था। त्रातार जिसको मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो मुक्तिदाता की उपाधि जो है वो शक वंश के शासकों ने धारण किया था उपाधि। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो पहले जो है वो भारत पर यूनानियों ने हमला किया, फिर शक, फिर कुषाण जो है आए थे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो सैनिक शासन जो है वो व्यवहार में ग्रीकों द्वारा जो है वो लाया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? तो बैक्टीरिया नामक जो राज्य था वो अफगानिस्तान में भारत और यूनानियों के द्वारा स्थापित किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कारसापण जो है वो कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा और सीसा से बनने वाले सिक्कों को जो है वो कारसापण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ जो है सबसे पहले व्यवहार जो है वो तमिलों एवं चेरों का व्यवहार जो है वो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 56 क्वेश्चन नंबर जो है वो अगला रहेगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे जो है वो एक निवेदन है, आप अब मदद करेंगे तभी जो है वो चैनल ग्रो हो पाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन जो है वो मौर्योत्तर कालीन के बंदरगाह जो है वो नहीं थे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया जाता था? तो अरिकामेडु को। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना जो है वो मौर्योत्तर काल में डेमेट्रियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तराधिकारी में अपने पुत्र अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक बन गया? तो वो मिनाडर था, जो कि अपना जो राज्य है वो अपने पुत्र को सौंप करके बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कुषाणों का संबंध था। तो कुषाणों का संबंध चीन के यूची जाति से था। जो कुषाण थे वो चीन के यूची जाति से संबंधित जनजाति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है कि इंडो ग्रीक जो है वो कौन थे? हिंद यमन थे। शक जो है वो सिथियन थे और पार्थव जो है वो पहल थे। इसमें भी 63 नंबर क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुंग जो है वो विदिशा उनकी राजधानी थी। सुंग की राजधानी विदिशा थी। चेदी की राजधानी जो है वो कलिंग था। सातवाहन का पैठन या फिर प्रतिष्ठान जिसको कहते हैं, और कुषाण का पेशावर या फिर पुरुषपुर था। क्वेश्चन नंबर 64 है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि
सीजर की उपाधि ग्रहण किया था? तो सीजर की उपाधि जो है वो कुसारो ने ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो भरहुत का स्तूप शुंग काल में हुआ था निर्माण। सांची स्तूप की वैदिक और तोड़ द्वार हुआ था, और भाजा स्तूप भी हुआ था। किसके समय में? तो शुंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना किया था? तो बृहत कथा की रचना किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा इसमें कथन सही है? तो सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे, यह जो है वो कथन गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध को संरक्षण देते थे, तो पुष्यमित्र जो शुंग है वो बौद्धों को संरक्षण नहीं देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो केवल 3 जो है वो सही है। बोध गया जो कि गया बिहार का एक जिला गया है, वहाँ पर बौद्ध को यानी कि बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, या फिर फल्गु नदी के किनारे भी इसको कहते हैं। और जो बोधि वृक्ष था उसको जो है किसने कटाया था? तो शशांक ने कटवाया था। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुसारो ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो खारवेल जो है जो कि कलिंग नरेश थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 71 है और यह इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसमें जो है वो 2 और 3 कथन जो है सही है। पहला कथन जो है वो गलत है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये रहे जो है वो टोटल 71 क्वेश्चन जो कि मौर्य काल से संबंधित था। इसको मैंने 2 पार्ट में जो है वो किया है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी अगर आपको देखना है तो आप जो है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके आप जो है देख सकते हैं। आपसे एक ही निवेदन कि आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक भी करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से ये चैनल जो है वो ग्रो होगा। चलिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।